हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट क्लास एवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में इस वीडियो में जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ही सिनेमा हॉल में पूरे वर्ष तक चलने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। वो कौन सी फिल्म थी जो एक ही सिनेमा हॉल में पूरे वर्ष तक चली है। तो उस मूवी का नाम है मुगले आज़म। वो मूवी कौन सी है? मुगले आज़म है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एकमात्र फिल्म कौन सी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, ये इन्होंने जो है एक मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं ये। तो इनको जो है ये सिर्फ जो है कहानियाँ ही नहीं लिखते बल्कि फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो वो कौन सी फिल्म है आपको बतानी है जो इनके द्वारा लिखी हुई है, जिसकी स्क्रिप्ट इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका नाम है मिल, ऑप्शन नंबर सी, मिल। तो ये जो फिल्म है ये वो 1934 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है मिल, मजदूर इसका नाम था। और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक द्वारा सिनेमा केसरी की उपाधि किसे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। तो लोकमान्य तिलक मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने किसको सिनेमा केसरी की उपाधि दी थी? तो इनका नाम है वी शांताराम। वी शांताराम जो है वो एक फिल्म निर्देशक थे और इनको फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा का पितामह कहा जाता था। तो इन्हीं को जो है लोकमान्य तिलक सिनेमा केसरी की उपाधि दिए थे, वी शांताराम को। और आपको बताना है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी। कौन सी फिल्म थी जो राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाली थी? तो इसका नाम है श्यामची आई, ऑप्शन नंबर सी, श्यामची आई। राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक पाने वाली फिल्म श्यामची आई, जो कि 1953 में मराठी भाषा में बनी थी और इसके निर्देशक थे पी.के. अत्रे। पी.के. अत्रे इसके निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें कौन कौन सी लिपियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी। ये जो लिपियां हैं वो अशोक के अभिलेखों में पाई जाती हैं, उनकी लिपियां हैं ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सही नहीं है। आपको सही नहीं है बताना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीता रहस्य। जैसे कि आपको पता है कि होगा कि योग सूत्र पतंजलि से रिलेटेड है, पतंजलि ने इसकी रचना की है। और काम सूत्र के जो है रचना वो वात्स्यायन किए हैं इसकी रचना। न्याय सूत्र की रचना गौतम किए हैं। और गीता रहस्य का रचना जो है इसके रचयिता जो हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हैं, ना कि महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली का वर्णन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुक्मिदेयी अभिलेख। रुक्मिदेयी अभिलेख में अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली का, उनकी यात्रा का वर्णन मिलता है। रुक्मिदेयी लघु स्तंभ अभिलेख नामक रुक्मिनदेयी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के समीप नेपाल में है। ये जो अभिलेख हैं वो बस्ती जिले के समीप नेपाल में है। ये स्तंभ अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यह लेख अशोक के अभिलेख के 20 वर्ष बाद उत्कीर्ण कराया गया। इस अभिलेख का मुख्य विषय अशोक द्वारा बुद्ध के स्थान लुम्बिनी की यात्रा करना है।
लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन इस अभिलेख में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? जैन धर्म का मंत्र कौन सा है? जैन धर्म का मंत्र है सभी पापी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना। ऑप्शन नंबर 1 ये जो है जैन धर्म का मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोसाला द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस दर्शन की खोज मक्खली गोसाला द्वारा की गई है? तो इसका नाम है आजीविक दर्शन। आजीविक दर्शन जो है वो मक्खली गोसाला द्वारा खोजी गई है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आजीविक या आजीवक दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। पहला भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। 5वीं सदी में 24वें तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। मतलब कि 24वें तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के पहले से ही यह जो है दर्शन आजीवक दर्शन आ चुका था। तो ये जो है बहुत प्रभावशाली दर्शन था और ये इनके अस्तित्व में आने से पहले ही ये आ चुका था। मक्खली गोसाल द्वारा रचित जो है आजीवक दर्शन। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको यहाँ पे दूसरा बताना है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। NH27 जो है ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 3,507 किलोमीटर है। कितनी है? 3,507 किलोमीटर है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। NH44 जो है वह पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई है 3,745 किलोमीटर। ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और NH27 जो है 27 वो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और NH44 जो है 44 इसको पहले NH7 के नाम से जाना जाता था और अब ये 44 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा राजमार्ग किसको कहाँ से जोड़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस सूची को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी, तो आपको पता होगा कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भारतीय शहरों और उनके उपनामों की सूची दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष सिटी, भारत के विज्ञान शहर, भारत के गार्डन सिटी, इतने नामों से बुलाया जाता है। ये बेंगलुरु के उपनाम है। भागलपुर जो कि बिहार में है इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। चेन्नई को एशिया के डेट्रॉइट, भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल, दक्षिण भारत का गेट, भारत का स्वास्थ्य पूंजी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब, भारत की बैंकिंग राजधानी, इतने नामों से चेन्नई को बुलाया जाता है। चेन्नई के ये उपनाम हैं। बाकी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे और आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया है? तो ये जो है ये 1990 में पारित किया गया था। 1990 में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990।
अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर 2 पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अब गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम क्यों पड़ा था, आइए देखते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर था। उनके माता पिता को एक सपना आया था कि उनके घर भगवान गदाधर जन्म लेंगे, तो इस वजह से उनके माता पिता ने रामकृष्ण का नाम गदाधर रखा था। तो गदाधर इनका मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस का। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया है, क्योंकि कुछ शिक्षाविद जो हैं वो मानते हैं कि भारत के अंतिम हिंदू राजा जो हैं वो हेमू थे, और कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अभिनेता अक्षय कुमार के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज पर काम शुरू करने से पहले फिल्म निर्माताओं ने इस विषय पर मतलब शोध किया, और उसमें उनको बहुत समय लगा, लगभग 1 दशक लग गया। लेकिन उनके पास इस बयान के बावजूद फिल्म में ऐतिहासिक तथ्य के साथ की गई छेड़छाड़ को नज़रअंदाज नहीं किया। मतलब इस मूवी में बहुत छेड़छाड़ हुई है ऐतिहासिक तथ्य को लेकर के, और फिल्म के पोस्टर को देखते हुए ये लगता है कि पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। हालांकि सभी शिक्षाविद और इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वो नहीं मानते कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम राजा थे। बहुत से लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान न तो अंतिम हिंदू राजा थे और न ही भारत के अंतिम शासक। तो कौन थे? तो लोकप्रिय ऐतिहासिक संदर्भ में बताते हैं कि हेमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। हेमू ने 7 अक्टूबर 1956 से 5 नवंबर 1956 तक मुश्किल से 1 महीने शासन किया था, और दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को हराने के बाद उन्हें शासक का दर्जा दिया गया था। तो निसंदेह हेमू अथवा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और अंतिम हिंदू सम्राट बने। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू। भारत के अंतिम हिंदू राजा थे हेमू। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो अंग्रेजों का वो कौन सा कानून था जिसको काला कानून कहा जाता है? तो वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था यह कानून। भारत के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। कितने घटिया किस्म के थे लोग, मतलब कि इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो इस वजह से इस एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडवों ने। पांडवों ने किया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण। इसका निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा किया गया था। साथ ही यह भी प्रचलित है कि मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो ये कब छपा था? 1854 में छपा था। प्रथम भारतीय डाक टिकट 1854 में छपा था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो लिखता हो और वो उनकी कविता को बहुत मतलब कि
जब वो बहुत फेमस हो जाते हैं तो उनको ये अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, वो इसके योग्य होते हैं। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, और प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी PDF।